वेलकम है स्टूडेंट्स। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे कृषि साख एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में। बीपीएससी में आने की पूरी संभावना रहेगी। सेकंड पेपर के सेकंड सेक्शन में इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से प्रश्न आ चुका है पहले, और इससे भी आने की पूरी संभावना रहेगी। तो हो सकता है कि 68 में, नहीं तो आने वाली परीक्षाओं में जरूरी आएगी, पूरी संभावना है इसकी। अब ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट है क्या, इसके बारे में समझे उससे पहले जरूरी है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट है उसमें क्रेडिट शब्द के बारे में समझे। क्रेडिट शब्द जो है क्रेडिट, ये लैटिन वर्ड क्रीडो से आया हुआ है। एक लैटिन वर्ड होता है जिसका नाम है क्रीडो। क्रीडो, CREDO। क्रीडो का मतलब होता है आई बिलीव इन यू। आई बिलीव इन यू। आई बिलीव इन यू, मुझे आप में, मैं आप में विश्वास करता हूं। तो मैं आप में विश्वास करता हूं कब करूंगा? जब आपका और मेरा संबंध लंबे समय तक बना रहा हो और उस संबंध में कहीं पर भी आपने विश्वास नहीं खोया हो मेरा, तो विश्वास होता है। तो बैंकिंग सेक्टर में या जो भी जहां पर पैसे की लेन देन होती है, वहां पर ग्राहक और जो बैंकिंग सिस्टम है, संस्था है और ग्राहक है, उस दोनों के बीच संबंध लंबे समय तक का होता है। और उसमें बैंकिंग सिस्टम को ये पता चल जाता है कि नहीं, ये मेरा ग्राहक है, अगर मैं इसको लोन देता हूं तो ये मेरा समय पर इसको चुकता कर देगा। लेकिन वो विश्वास आएगा कैसे? इसलिए कि जब उसका कस्टमर लंबे समय तक रहा है और उसने समय समय पर अगर किसी प्रकार का लोन लिया है, छोटा ही लोन लिया हो, तो EMI समय समय भरता रहता हो। आपको पता होगा कि वर्तमान समय बहुत सारी कंपनियां क्रेडिट कार्ड इशू करती है। अगर आपने समय समय पर उसके EMI क्रेडिट किया है, कभी आपने चुका नहीं EMI से, तो आपको देखिए मैसेज आते रहता है कि आपको इतना लोन, पेपरलेस लोन उपलब्ध कराया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका उस बैंक, आपने जो समय समय पर EMI दिया है, उससे बैंकिंग सिस्टम को भरोसा हो गया कि नहीं, ये आदमी जो है जेन्यून है। जेन्यून के साथ साथ ये समय पर अगर ये मैं इसको लोन देता हूं तो उसकी चुकता कर देगा ये। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट में ये किसानों के साथ है। ये आम पर्सनल लोन या अन्य संदर्भ में तो चलिए लागू होता है, बिजनेस में जहां पर होती है, लेकिन एग्रीकल्चर सिस्टम में क्रेडिट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्योंकि किसानों की आर्थिक हैसियत उस प्रकार से नहीं होती है, इसलिए बैंक भी इसमें कोताही करते हैं लोन देने के लिए। ठीक है, तो इस सिस्टम को समझना जरूरी है कि आखिर एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है वो किस प्रकार से किसानों किस कैसी व्यवस्था है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो था वर्तमान समय में जो था, ये 1965 में एक पॉलिसी आई थी जिसमें ये कहा गया था बैंकिंग सिस्टम में RBI के द्वारा कि जो बैंक लोन देते हैं उसका 40% जो है प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे, प्रायोरिटी प्राथमिक सेक्टर वाला क्षेत्र को। तो इस प्रायोरिटी सेक्टर में से 18% लोन जो है वो कृषि क्षेत्र को देना ही है। ठीक है, तो क्या ये अचीव होता रहा या नहीं हो रहा है, इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, जो किसानों के क्रेडिट के बारे में, कृषि क्रेडिट के बारे में, कृषि साख के बारे में, यानी किसानों को पैसा इनफ्लो के बारे में, किसानों के पैसा प्रवाह की, किसानों तक पैसा प्रवाह की बात है, उसको हम दो संदर्भ में देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल क्रेडिट पहला है गैर संस्थागत, नॉन इंस्टीट्यूशनल, दूसरा है संस्थागत। गैर संस्थागत, नॉन इंस्टीट्यूशनल, अनऑर्गेनाइज में जैसे कि व्यापारी हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, व्यापारी हो गए, व्यापारी दो बार आ गया है, व्यापारी, कमीशन एजेंट, भूपति, ठीक है, मनी लेंडर्स जो कर्ज देते हैं, कर्ज देने वाले, वो सब के सब कैसे आते हैं? गैर संस्थागत है। और इनके द्वारा, मुख्यतः इनके द्वारा 1 साल से कम अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में महाजन के पास पैसा लेने के लिए जाते हैं, या गांव के जो बड़े भूपति होते हैं उनके पास गांव के किसान, छोटे किसान जो है पैसा लेने के लिए जाते हैं, और उनसे बहुत, और वो कैसे कितने दिन के लेते हैं? 1 महीना 2 महीना बोल के देते हैं कि हम आपको 2 महीना लौटा देंगे, 4 महीने लौटा देंगे। और उनका इंटरेस्ट 1 महीने के लिए बहुत ज़्यादा, 4% 5% ऐसे तक इंटरेस्ट लेते हैं। समझ लीजिए साल भर में कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो प्राय 1 वर्ष के लिए होता है, इनकी तत्कालीन आवश्यकता के लिए पूरा करने के लिए लोन लेते हैं, ये ऋण लेते हैं। और ये प्राय 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है। इसके बावजूद ये ऋण जो है काफ़ी हैवी हो जाता है और किसान जो है ऋण चंगुल में फंस जाते हैं। और इसका आपका बहुत सुंदर उदाहरण जो है, अगर आप लेख में देखने को मिलता है, तो गोदान में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये सिस्टम हमारे यहाँ उस समय भी कार्य करता था। स्वतंत्रता के स्वतंत्र जो गुलाब था देश हमारा, तब
ठीक है, और आज़ादी के बाद भी कमोबेश वही स्थिति है। हालांकि वो दायरा कम हुआ है लेकिन गहनता उसकी उतनी ही है, दायरा कम हुआ है लेकिन गहनता उसकी उतनी ही है। तो ये था। अब संस्थागत जहां तक बात है तो संस्थागत जो है उसमें है सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो सहकारी बैंक की तो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हमारे यहाँ होती है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेम उद्देश्य के लोग जो है मिल करके कोऑपरेटिव बनाते हैं और आपस में उनका लेन देन काम होते रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सबसे अच्छा उदाहरण जो है मरवाड़ी संघ होते हैं। ठीक है, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। तो कोऑपरेटिव में जो है इसमें देखिए कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये आपको दो प्रकार के होते हैं, एग्रीकल्चरल बैंक और नॉन एग्रीकल्चरल बैंक, कृषिगत बैंक और गैर कृषि बैंक। कृषि बैंक और गैर कृषि बैंक। कृषि बैंक का मतलब होता है कि कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करते हैं कोऑपरेटिव वाले। हमने नॉन एग्रीकल्चरल को भी यहाँ पर डाल दिया कौन कौन से, क्योंकि आपका नाम जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो। तो एग्रीकल्चरल बैंक में कौन कौन है देख लीजिए आप। ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दो प्रकार के लोन देते हैं। एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, दूसरा है लॉन्ग टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म्स के लोन जो होते हैं ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देते हैं, जो कि स्टेट लेवल पर होते हैं। किस लेवल पर होते हैं? स्टेट लेवल पर। सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक किस लेवल पर होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक किस पे होते हैं? विलेज लेवल पर, ग्राम स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन दिया था। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन क्या होता है हम बात करेंगे, क्योंकि समय और उद्देश्य के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। समय अवधि के आधार पर उद्देश्य परक के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन जो होता है एग्रीकल्चरल बैंक के द्वारा, ठीक है, ये दिया था सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा दिया था प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है जो लॉन्ग टर्म लेता है वो स्टेट लेवल के लिए होता है, और प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो ये था सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक के बारे में। वाणिज्यिक बैंक के बारे में उत्पत्ति का हमारे एक लंबा इतिहास है। पता है कि आज़ादी से पहले कब पहला बैंक बना, कौन भारतीय था, इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। बस हमें ये देखना है कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का, फिर 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और वर्तमान समय में अभी भी कई बैंक अभी कार्यरत है निजी और प्राइवेट सेक्टर में। उसके बारे में नहीं जाना। वाणिज्यिक बैंक के बारे में सिर्फ ये समझना है कि वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक जो है, ये आरबीआई के द्वारा सूचित होते हैं। ठीक है, ये निजी और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में कार्य करते हैं। जैसे कि एसबीआई हो गया, एसबीआई है, एचडीएफसी है, ठीक है, आईसीआईसीआई है, इसके बाद कैनरा बैंक है, ठीक है, यूनियन बैंक है। ये सब क्या है? सारे के सारे क्या है? वाणिज्यिक बैंक है। ये भी किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और रीजनल रूरल बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। और ये जो होते हैं रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसका तो आप बिहार के बारे में एग्जाम्पल लेंगे तो बिहार ग्रामीण बैंक इसका एक सुंदर उदाहरण है। और ये विश्व हर स्टेट में इस प्रकार के बैंक को स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब जो है ये सारे के सारे जो है कृषि के क्षेत्र में कार्य करते हैं, और इनके द्वारा वर्तमान समय में किसानों को सही ऋण तरह प्राप्त कराने के लिए केसीसी जारी किया जाता है। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ये बता रहा था कि एग्रीकल्चरल बैंक के बारे में बात कर लिया था, यहाँ पर छूट गया था नॉन एग्रीकल्चरल बैंक के बारे में। तो हमने इसकी चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि हमें आवश्यकता का नहीं था एग्रीकल्चर के बारे में। फिर भी देख लीजिए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चरल और प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज है, इसमें एम्प्लॉयर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये सब जो है ये जो तीनों जो संस्थाएं हैं शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रदान करती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात कर रहा था किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ठीक है, जिसकी कि नींव रखी गई थी 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था। ठीक है, अब ये किसान क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग चर्चा करेंगे
लेकिन इन तीनों के द्वारा, सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा, तीनों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। और अभी बात करेंगे हम लोग तो, और इनके द्वारा जो था हमने बताया था अभी कि ये जो है प्रायः एक वर्ष से ये 1 वर्ष से कम अवधि के लिए, 1 साल से कम अवधि के लिए, ये प्रायः 1 साल से अधिक वर्षों के लिए ऋण देते हैं। कौन? ये बैंक जो है 1 साल के अधिक के लिए होता है इनका प्रायः, कुछ ही स्थिति में कम का होता है, लेकिन मैक्सिमम इनका 1 साल से कम के लिए होता है, 1 साल से अधिक के लिए होता है। अब है समय, और अब ये जो संस्थागत और गैर संस्थागत ऋण प्रदान किए। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं कि गैर संस्थागत ऋण तो जो था स्वतंत्रता से पूर्व और आजादी के समय, गैर संस्थागत ऋण जो था इनके द्वारा सबसे अधिक प्रदान किया जाता है, लेकिन सरकार ने बहुत सारे अभी तक प्रयास किए हैं जिसके कारण इनकी भागीदारी किसान के एग्रीकल्चरल क्रेडिट में कम हो गई है, और एग्रीकल्चरल क्रेडिट में संस्थागत की भागीदारी बढ़ती जा रही है और इसकी भागीदारी कम होती जा रही है। इसके भागीदारी होने के कारण सरकार के द्वारा मैंने जैसे बताया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, इसके बाद बैंकों के लीड बैंक स्थापना करना था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को लीड बैंक बना दिया गया था, ठीक ना, जिला के विकास के लिए जो भी जरूरत हो उसको पूरा करने के लिए कई प्रयास किए गए थे, जिसके कारण संस्थागत ऋण की जो है वो बढ़ता चला गया। और उसी में से एक प्रयास जो सबसे गंभीर प्रयास था वो था केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो गैर संस्थागत संस्थागत ऋण जो दिए जाते हैं, ये ऋण लेने के दो तरीके से इनके ऋण के प्रवृत्ति को हम आकलित कर सकते हैं। ऋण की प्रवृत्ति को, इनका नेचर क्या होता है, पहला समयावधि के आधार पर और दूसरा उद्देश्य के आधार पर, कि ये जो ऋण हम लेते हैं गैर संस्थागत या संस्थागत किसी भी तरीके से, तो ऋण लेने का दो प्रवृत्ति का आधार पर आकलन कर सकते हैं, जैसे हम समयावधि के आधार पर और उद्देश्य परक के आधार पर। समयावधि के आधार पर जैसे कि शॉर्ट टर्म है, कि मीडियम टर्म है, कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है, उसी प्रकार से उद्देश्य परक भी हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले समयावधि के आधार पर। समयावधि के आधार पर अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। तो अल्पकालीन ऋण वो होता है जिसकी कि जो 15 माह से कम अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, 15 मंथ से लेस देन 15 मंथ उनकी अवधि होती है। कार्य किस कार्य के लिए दिए जाते हैं? बीज के लिए, उर्वरक के लिए, खाद्यान्न के लिए, आदि आवश्यकता के पूर्ति के लिए इनको प्रदान किया जाता है, ठीक है। मध्यमकालीन ऋण क्या होता है? ये 15 मंथ से लेकर के लेस देन 5 ईयर्स, 15 माह से लेकर 5 साल के अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य कार्य किस कार्य से दिया जाता है? पशु खरीदने, कुएं की मरम्मत के लिए, सिंचाई सुविधा के लिए, आदि आवश्यकताओं के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी आदि के लिए दिए जाते हैं। कम मूल्य के कृषि उपकरण के लिए भी दिए जाते हैं। दीर्घकालीन ऋण, इसका क्या होता है? अवधि 5 साल से अधिक होता है। और ये क्यों दिए जाते हैं? किस कार्य के लिए? महंगे कृषि उपकरण के लिए, भूमि खरीदने के लिए, भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए, इवन पुराने ऋण के भुगतान के लिए भी प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो संस्थागत और गैर संस्थागत ऋण प्रदान किए जाते हैं वो इनमें से इसी के समयावधि के आधार पर इनका ये रहता है, अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि जो दीर्घकालीन ऋण है ये प्रायः गैर संस्थागत के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं, उनके द्वारा ये दोनों ही प्रदान किए जाते हैं, ये दोनों प्रदान किए जाते हैं। लेकिन दीर्घकालीन ऋण वो उनके द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, किनके द्वारा? गैर संस्था के द्वारा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं दिया सकता, लेकिन 5 साल से कम अवधि के लिए प्रायः नहीं ही, ये नगण्य है, ये केस नगण्य होता, नहीं दिया जाता है, ये संस्थागत ही होते हैं, ठीक है। ये गैर संस्थागत नहीं होते हैं, ये संस्थागत होते हैं। और ये क्या हो सकते हैं? संस्थागत प्लस गैर संस्थागत दोनों होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उद्देश्य परक। उद्देश्य परक जो क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट की जो उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य के लिए है, तो 2 प्रकार के होते हैं। अवधि के आधार पर 3 हो गया, उद्देश्य के आधार पर 3 है। पहला है उत्पादक ऋण, मतलब कि ऐसे ऋण लिए जाते हैं जो उत्पादक कार्य हो, जैसे कि मान लें हमने बात किया था अल्पकालीन में, बीज हो गया, उर्वरक, क्या है? उत्पादक के लिए ही है। अगर हम बात करें अवधि के आधार पर, अल्पकालीन है,
अवधि के आधार पर अल्पकालीन, लेकिन उद्देश्य के बारे में बात करें तो किस में आ जाएगा, उत्पादक ऋण में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ये कृषि कार्य में उत्पादन बढ़ावा देते हैं या उत्पादन में सहायता करते हैं, बीज, उर्वरक, कुआं इत्यादि के लिए। ठीक है, उद्देश्य परक हो गया। दूसरा होता उपभोक्ता ऋण, कंज्यूमर डेब्ट या मार्केटिंग डेब्ट इसको कहा जाता है। क्रेडिट ये है क्या, इसको समझने की जरूरत है। उपभोक्ता ऋण के मान लीजिए कि अभी खरीफ का समय है, खरीफ के समय हमने गेहूं की कटाई कर दी। अब पूरे भारतवर्ष में गेहूं की कटाई का सीजन यही है, इसी समय काटे जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि इस समय गेहूं का रेट जो होता है बाकी सीजन की तुलना में, जो ऑफ सीजन होता है उसकी तुलना में इस समय रेट कम होंगे। इस समय जो भी खरीदार होगा वो कम रेट पर इसको खरीदना चाहेगा, क्योंकि मार्केट में गेहूं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में किसान जो मूल्य चाहता है वो मूल्य उसको नहीं मिल पाता है, और किसान चाहता है कि हम अभी नहीं बेचे, मूल्य बढ़े तब हम बेचे। तो उसके लिए किसान के सामने एक उपाय ये है कि अपने इस खाद्यान्न को वेयर हाउसिंग में जमा करा दे, और वेयर हाउस जो है या तो जमा करा दे या उसके नाम पर अपने पास रखे, जो भी सुविधा उसको लगे। उसके बदले में जो उसका मूल्य तय होगा उस खाद्यान्न का, मतलब जैसे कभी अभी गेहूं के बारे में बात हो रही है, अगर वो खाद्यान्न उसके पास 2 लाख रुपए का, अगर उसने गेहूं को उत्पादन किया है, उस समय उसका मूल्य 2 लाख रुपए है, तो उसका 75% जो है वो क्या कर देता है, उसको क्रेडिट कर देता है। क्यों कर देता है? चूंकि किसान को भी जरूरत है, चूंकि किसान ने बीज, सिंचाई, सीड्स आदि आवश्यकताओं के लिए कहीं ना कहीं से पैसा लिया होगा, घरेलू आवश्यकताएं हैं, शादी विवाह का सीजन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी मीन सब आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर लेता है, और बाद में जब उसको मूल्य, जब 2-4 महीने बाद दाम बढ़ता है, उसको सेल कर देता है। तो ऐसे में किसान को भी लाभ हो जाता है, और वेयर हाउस को तो अपना जो पैसा, उसको जो क्रेडिट मिलेगा, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको हम लोग बोल देते हैं उपभोक्ता ऋण। इसके बाद अनुत्पादक उद्देश्य हेतु ऋण। इसमें अनुत्पादक, जैसे किसानों के पास अब भारत में, खासतौर पर बिहार में क्या पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो रहता है जमीन विवाद का। जमीन विवाद अब क्या मुकदमे की क्या हाल है, आप समझ रहे हैं, पैसे कितने खर्च होते हैं, सालों साल लटके रहते हैं। तो इन कार्यों के लिए भी लोग जो है क्रेडिट लेते हैं। किसान इसके लिए भी क्रेडिट लेता है, किसान प्रदान किया जाता है, इसके लिए क्रेडिट प्रदान किया जाता है। शादी विवाह के लिए भी लोग देते हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, शादी होती है तो लोग बगल में कहते हैं कि इतना पैसा दे दीजिए, मैं आपको इस बदले में इतना दे दूंगा। तो शादी विवाह के लिए भी, जीवन मृत्यु के लिए भी, धार्मिक बच्चे के जन्म पर, मृत्यु श्राद्ध कार्य के लिए भी स्थिति अभी है कि लोग क्रेडिट कहते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए भी लोग क्रेडिट देते हैं। तो अब ये जो है क्रेडिट कार्ड जो है, इसके लिए भी जारी किया जाता है। उसकी क्रेडिट कार्ड जो जारी किया जाता है संस्थागत होते हैं क्रेडिट कार्ड गैर संस्थागत नहीं होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की प्रवृत्ति अल्पकालिक भी होती है, मध्यमकालीन भी होती है और दीर्घकालीन भी होती है। तीनों प्रवृत्ति होता है। इसके साथ साथ केसीसी की प्रवृत्ति जो है वो इस प्रकार की भी होती है। किसान क्रेडिट कार्ड की उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता ऋण तो नहीं होता, उपभोक्ता के लिए तो नहीं होता, सॉरी। किसानों को जारी किया जाता है केसीसी जो है, किसके लिए? उत्पादक कार्य के लिए ही जारी किया जाता है। अभी अलग बात है कि इनको ऋण जारी किया था किसान को, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया था उत्पादक क्रेडिट के लिए, उत्पादक क्रेडिट होता उनका, लेकिन उसका उपयोग कहाँ कर लेते हैं? उपयोग यहाँ कर लेंगे और यहाँ भी कर लेते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड की एक बहुत बड़ी एक कमी भी है, क्योंकि पैसे को जहाँ उपयोग होना चाहिए वहाँ ना होकर के इन जगहों पर खर्च होता है। ठीक है, तो लेकिन उसका ये किया जाता है। ठीक, अब जो है बात करते हैं थोड़ा सा अन्य पक्ष के बारे में, केसीसी के एग्रीकल्चर क्रेडिट के। तो आइए देखते हैं संस्थागत कृषि ऋण। संस्थागत कृषि ऋण यानी कि सहकारिता वाणिज्यिक बैंक और ग्रामीण बैंक में सहकारी बैंक, सहकारिता मतलब कि सहकारी बैंक। तो देखते हैं कि सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी संस्थागत ऋण जो प्रदान किए जाते हैं किसानों को, उसमें इनकी क्या भागीदारी है। इस बात को देखें, इससे पहले एक चीज ध्यान रखें जो बता चुका हूं मैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, इससे पहले तो इसके द्वारा क्रेडिट प्रदान करने कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
देखिए 1970-71 तक जितना भी किसान क्रेडिट में जितना भी किसानों को ऋण प्रदान किया जाता था उसका 100% भाग किसका होता था? सहकारी बैंक का। सारे के सारे ऋण जो सहकारी बैंकों को दिए जाते, सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाते थे। ठीक है। इसके बाद 80 से 81 के बीच सहकारी बैंकों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? 100 से 61.6%, जबकि वाणिज्यिक बैंकों का 38.4%। आपको ध्यान होगा कि 69 में ही 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका बहुत बड़ा क्या था? लोक कल्याण था, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अवधारणा को स्थापित करना। तो 1969 को क्या किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि 1975 ईस्वी में क्या किया गया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की गई। ठीक है। तो 1980 से 81 के बीच कितना था इनके कमर्शियल बैंकों का? 61.6%, इसका सहकारी का, और वाणिज्यिक का 38.4%। देखिए 90 से 91 के बीच सहकारी बैंक की बैंकों के द्वारा क्रेडिट कितना घट करके 49 हो गया, वाणिज्यिक बैंकों का 47.6 हो गया, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 3.4% थे। कितने थे? 3.4% इनकी भूमिका थी। ठीक है। इसके बाद 2000-2001 के बीच सहकारी बैंक की बैंकों द्वारा किए गए क्रेडिट जो था 39.4% था, जबकि वाणिज्यिक बैंक के द्वारा 42.6% और ग्रामीण बैंकों का 8.4%। सहकारिता का देखिए सबसे कम हो गया, घट करके प्रेजेंट समय में कितना हो गया है? 10.9, इसका 77.7 कमर्शियल का, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कितना हो गया है? 11.9। मतलब कि वर्तमान समय में जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उसमें सर्वाधिक भूमिका किसकी? वाणिज्यिक बैंकों की है, और सरकारी बैंकों की सबसे कम हो गई, जो कि कभी ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दूसरे स्थान पर आते हैं। अब ये जो ऋण प्रदान किए गए, मेरे पास जो टेबल था ये जो उपलब्ध था वो 2019 और 20 के बीच का था। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। 2-3 साल पीछे का है तो, क्योंकि जब भी मेंस का आंसर लिखते हो हम कंपैरेटिव एनालिटिकल होता है, उसमें फैक्ट 1-2 साल पहले का भी है तो काम चलता है। अब देखिए ये जो ऋण प्रदान किए गए हैं 2019 से 20 के बीच इन संस्थागत ऋण जो था, जो प्रदान किया गया 2019-20 में, वह कितना था? 13,73,766 करोड़ रुपए। डाटा इससे पहले का भी मेरे पास उपलब्ध था, लेकिन हमने सिर्फ कोई मतलब नहीं है, हमें 19-20 के बारे में बात करना है। 19-20 में संस्थागत ऋण जो प्रदान किया गया है किसानों को वह है 13,73,766 करोड़ रुपए। ठीक है। जिसमें सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? कमर्शियल बैंक की है। ठीक है। अब ये सब टेबल जो होते हैं, अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट की, तो उस समय ये सब टेबल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बातों को लेकर के नहीं आ सकते हैं। आपको पता होगा कि बीपीएससी अब जो है एक क्वेश्चन को एक ही टीचर को देगा, और एक क्वेश्चन के लिए ही पूरे जो भी एग्जामिनी है उनके बीच पूरा तुलनात्मक बातों को देखा जाएगा एक ही क्वेश्चन पर। ठीक है। तो आपके लिए आंसर बहुत सारगर्भित होने चाहिए। एक क्वेश्चन एक टीचर, और एक ही क्वेश्चन को पूरे आप स्कैन करके कॉपी चला जाएगा, एक क्वेश्चन भी जितना है एक साथ सारे स्टूडेंट्स का, तो आपको तुलनात्मक रूप से काफ़ी आगे निकलना होगा। इसीलिए अपने आंसर को धार दीजिए, गहराई दीजिए। ठीक है। अब ये सारा हो गया संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता था। अब देखिए जो केसीसी जारी किया जाता है भारत सरकार द्वारा किसानों को, उसमें से सर्वाधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए किसके द्वारा? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, उसके बाद सहकारी बैंकों द्वारा, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा जारी किए गए हैं। देख रहे हैं कमर्शियल बैंकों को सर्वाधिक जो है क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, उसके बाद सहकारी का, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। ठीक है। हर बार बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए अलग से एलोकेशन भी होता है, टारगेट होता है कितना हमको क्रेडिट कार्ड को, इतना मनी को हमें सर्कुलेट करना है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो ये था एग्रीकल्चर क्रेडिट। हमने एग्रीकल्चर क्रेडिट में हमने क्या देखा है कि एग्रीकल्चर जो होता है क्रीडो शब्द से आया है। क्रीडो का मतलब होता है आई बिलीव इन यू, मैं यहाँ पे विश्वास करता हूँ। और ये 2 प्रकार से ऋण क्रेडिट प्रदान किया जाता है, संस्थागत और
गैर संस्थागत, संस्थागत हम लोगों ने देखा, हमने सरकारी बैंक, कमर्शियल बैंक माने वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात की। और गैर संस्थागत हमने देखा, हमने व्यापारी के बारे में बात की, कमीशन एजेंट के बारे में बात की, मनी लेंडर्स के बारे में बात की। इस सब के बारे में जो गैर संस्थागत होते हैं 1 वर्ष से कम वर्ष के ऋण देते हैं, और संस्थागत जो है 1 वर्ष से अधिक के लिए ऋण देते हैं। अब हमने इस फिर बात किया था कि ये जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, इन ऋण को इस क्रेडिट जो प्रदान किया जाता है किसानों को, इसकी प्रवृत्ति के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। आधार प्रवृत्ति के आधार पर, एक समयावधि की प्रवृत्ति के आधार पर, एक उद्देश्यपरक प्रवृत्ति के आधार पर। समयावधि हमने 3 प्रकार से बांट दिया, लघु, मध्यम और दीर्घकालीन। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, उद्देश्यपरक में भी। फिर हमने कहा कि जो ये एग्रीकल्चर क्रेडिट है, इसमें हम लोग बात करते हैं कि देखते हैं कि कितना ऋण जो है, किस संस्थागत ऋण जो दिया गया है उसमें से किस बैंक के द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया। और हम देखते हैं कमर्शियल बैंकों के द्वारा भूमिका है और किसान क्रेडिट कार्ड का ये भूमिका है। तो अब इसको आपको शब्दों में आपको रखना होगा। इसके लूप होल्स को आप आसानी से अगर अध्ययन करेंगे तो आसानी समझ जाएंगे। बेसिक बात यही है, लूप होल्स आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखेंगे, पॉइंट आसानी से आप लिख लेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे, पूरी संभावना रहेगी हम लोग एग्रीकल्चर और मार्केटिंग के बारे में बात करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।